Good evening and welcome everyone to this class on economic survey. We are going to study another chapter today. Does growth lead to debt sustainability? क्या growth debt sustainability ensure कर सकती है? Debt sustainability मतलब कर्जे की, लोन की sustainability. So today we are going to wind up the discussion on chapter 2 and chapter 3. These are very very small chapters. There is nothing much in these chapters. Okay, I mean if you would see, एक ही टॉपिक के अराउंड ये चैप्टर्स रिवॉल्व करते हैं, एक ही कॉन्टेक्स्ट है, एक ही बेस. डज ग्रोथ लीड टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेट? लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ. ये चैप्टर हमने कवर कर लिया, वंस इन अ सेंचुरी क्राइसिस. देयर इज नॉट मच इन दिस चैप्टर आल्सो एज यू हैव सीन. Here does growth lead to, तो इस चैप्टर को स्टडी करते हैं. दिस चैप्टर एग्जामिन्स द ऑप्टिमल स्टैंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया. कि क्या फिस्कल पॉलिसी जो टैक्सेशन से डील करती है, क्या फिस्कल पॉलिसी जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से डील करती है, उसका क्या रवैया होना चाहिए. व्हाट शुड बी इट्स स्टैंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ in such type of a, you can say, crisis. Okay, this chapter examines the optimal stance of fiscal policy in India during a crisis and establishes that the growth leads to debt sustainability in the Indian context. growth होगी तो debt sustainability होगी. अगर हमारा GDP ग्रो कर रहा है तो ही हम अपने लोन्स की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने वर्ल्ड बैंक से बोरो किए गए लोन्स की या एशियन डेवलपमेंट बैंक से बोरो किए गए लोन्स को पे कर पाएगी. लेकिन अगर डेट सस्टेनेबिलिटी होगी, हम अपना कर्जा पे कर पाएंगे, तो जरूरी नहीं कि ग्रोथ होगी. मतलब समझ में आया? They are trying to justify the higher fiscal deficit as it is seen, as it is being observed in the last few years, especially this present year. They are saying debt sustainability will be taken care of by the increased growth. The government has done right thing. सरकार ने सही किया कि ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, डेट सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए. डेट सस्टेनेबिलिटी के चलते देयर ऑलवेज, व्हेनेवर सम क्राइसिस और समथिंग इज देयर गाइस, व्हाट हैपेंस? देयर इज अ काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ. ट्रेड ऑफ मींस either you can balance growth or you can balance what? Either you can balance growth. अब अगर ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ आएगी कहां से? जिस इकोनॉमी में 56% जीडीपी का प्राइवेट कंजम्पशन, प्राइवेट मतलब नॉन गवर्नमेंटल कंजम्पशन की वजह से आता है. प्राइवेट कंजम्पशन अगर डिक्लाइन होगी तो ग्रोथ कहां से आएगी? तो ऐसे टाइम पे कीन्जियन थ्योरी को अप्लाई करना पड़ेगा. कीन्जियन थ्योरी इफ वी अप्लाई, देन व्हाट हैपेंस? डॉक्टर कीन्स ने तो ये कहा था कि दैट यू शुड स्पेंड ड्यूरिंग दीज टाइम्स, राइट? जॉन मेनार्ड कीन्स ने ये कहा था कि आपको, सरकार को इस टाइम पे स्पेंड करना पड़ेगा जब कोई क्राइसिस होता है, रिसेशन होता है, बस्ट होता है. यानी कि इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो प्राइवेट सेक्टर वुड नॉट बी द वन टू टेक द लीड. इट इज गोइंग टू बी द गवर्नमेंट विच इज गोइंग टू टेक द लीड. इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द गवर्नमेंट, राइट? हमेशा सरकार ही होगी जो लीड लेगी. तो सरकार को लीड लेनी पड़ेगी ऐसे केस में, ये कहना है यहां पे. ठीक है. अब गवर्नमेंट अगर लीड लेती है तो क्या होगा? गवर्नमेंट लीड ले रही है, लेकिन गवर्नमेंट का तो ऑलरेडी फिस्कल डेफिसिट वाज इन ऑलरेडी एट अ वेरी हाई लेवल. So if the fiscal deficit was at a very already very high level, तो उस टाइम पे अब गवर्नमेंट के पास में कोई कुशन नहीं था, है ना? जैसे एक टायर कार में स्पेयर होता है, स्टिपनी बोलते हैं जिसे, तो वो टायर पहले से ही मैडम ने लगा दिया था, क्योंकि पहले मैडम को कम इकोनॉमी नहीं चली अच्छे से, जो भी कह लो. तो अब जब क्राइसिस, रियल टेस्टिंग टाइम आया इंडियन इकोनॉमी में, गवर्नमेंट का क्राइसिस सिचुएशन जो आई, तो गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट और इंक्रीज होने लग गया, और इंक्रीज होने लग गया, और इंक्रीज होने लग गया. तो ऐसे टाइम पे क्या किया जाए? ऐसे टाइम पे व्हाट शुड वी डू? वी शुड स्पेंड मोर. अब अगर हम और खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट कह रही है कि आप ग्रोथ पे ध्यान दोगे, कर्जे के बारे में डरो मत, डेट अपने आप सस्टेनेबल हो जाएगा, है ना? बट इस पे कोई तो लिमिट होगी. ऐसा थोड़ी है कि कितना भी कर्जा लेते जाओगे और डेट सस्टेनेबल हो जाएगा. एक पॉइंट ऐसा आएगा जो आप डेट ले रहे हो, वो ग्रोथ की, जीडीपी ग्रोथ की क्वांटिटी से, आई मीन जो अमाउंट ऑफ मनी है उससे ज्यादा हो जाएगा. ईएमआई जो पे करनी होंगी, इंटरेस्ट बर्डन विल बी मोर देन दी
growth being generated, है ना? तो they are just trying to justify, and they in the same breath they are saying कि if the government would have concentrated on debt sustainability, loan sustainability at the cost of growth, neglecting the growth, तो debt sustainability होगी ही नहीं. ठीक है, ये सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो डेट सस्टेनेबिलिटी होगी ही नहीं. सीधी सी बात इन्होंने कह दी कि अगर डेट सस्टेनेबिलिटी ये करेंगे तो ग्रोथ जो है वो भी जाएगी और डेट सस्टेनेबिलिटी भी नहीं होगी. ये कहना, देखो आमतौर पे जो इकोनॉमी का, जो फाइनेंसेस का डिस्कोर्स है वो ये कहता है कि ग्रोथ जीडीपी का एक परसेंटेज तक, 13 से 14% अगर आपका कर्जा है, फिस्कल डेफिसिट वगैरह है, तब तक तो ठीक है. अगर इसके बियॉन्ड होता है, ये डेवलप्ड कंट्रीज के केस में अगर इसके बियॉन्ड होता है तो मूडीज वगैरह आपकी रेटिंग को स्पॉइल कर देंगे. मूडीज आपका रेटिंग डाउनग्रेड करेगा, देन एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ बोरोइंग वुड कम एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट. होता है ना, मैं पहले 1 लाख का लोन लेता हूं, बैंक मुझे 11% पे देता है, फिर मैं उसके बाद 10 लाख का लोन लेता हूं, फिर भी 11% पे देता है, फिर उसके बाद 25 लाख का, चलो फिर उसके बाद 10 लाख का लोन लेता हूं, फिर भी 11.5% पे दे दिया. फिर उसके बाद जब मैं और बोरो करता हूं तो बैंक कहता है कि आपका जीडीपी कितना है, आपका पर ईयर सैलरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है. फिर देन आफ्टर सीइंग माय इनकम, ओ यू आर ऑलरेडी पेइंग 30-40% ऑफ योर इनकम इन द फॉर्म ऑफ ईएमआई. चलो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, बिकॉज देर इज मोर रिस्क इन लेंडिंग मनी टू यू, बिकॉज यू आर मिस्टर इंडिया हुज डेट इज इंक्रीजिंग. ऐसा ही होता है ना. तो यहां पे सरकार ये जस्टिफाई करने में लगी है, चैप्टर्स के थीम ऐसे दे दिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन मत करो. राइट, a country's public debt is considered sustainable if the government is able to. debt sustainability का मतलब क्या है? कर्जे की सस्टेनेबिलिटी. debt sustainability मतलब कर्जे की सस्टेनेबिलिटी. अब is it fine now? Is it fine, guys? Please tell me. Okay, now clear है. A country's public debt is considered sustainable if the government is able to meet all its current and future payment obligations. Not only the interest, not just the interest, but they are saying payment obligation overall, interest plus principal, the actually borrowed amount. Okay, so this is there, without exceptional financial assistance or without going into default. Analysts look at whether the policies needed to, analysts ये देखते हैं कि क्या policies needed to stabilize the debt are feasible, are practical. क्या जो policies debt को stable रखेंगी कि हमें और ना borrow करना पड़े, क्या वो practical हैं, feasible हैं, या फिर वो सिर्फ हवा में बातें करने वाली बात है. एंड कंसिस्टेंट विद मेंटेनिंग द ग्रोथ पोटेंशियल और डेवलपमेंट प्रोग्रेस. यहां पे मैं तुम्हें एक अच्छा सा फंडा समझाता हूं. टेक द केस ऑफ योर फादर. यू आर ऑफ द ग्रोइंग एज, यू गॉट द ग्रोथ पोटेंशियल, राइट? सो इफ यू बाय गुड थिंग्स, if your father is investing your human resource development, if your father is investing into your skills, the gadgets that you need for your training and higher education, laptop, internet, etc., is it bad per se? So in case of
a country with high growth potential, the limit on the borrowing capacity of the government should be a little higher than the country like Japan, which is already at a growth level, which is already saturated economy. People there have got televisions, people, all of them have got cars, all of them have got sufficient money to meet 3 times meal a day. But here we are in the process of growth and we are young like children, okay, who need to be taught, who need to be educated, who need to be skilled. So investing at the cost of borrowing, investing by borrowing is something which is good for India, provided every successive penny, every successive unit of money being invested creates an additional unit of growth, creates additional unit of growth also, which is, if not more than the previous unit of growth, but equal to the previous unit of growth. Did you understand? मैंने 1 लाख रुपए लिए. अच्छा, पहले जिनको समझ में आ गया वो समझो. I borrow, I'm a father in a family, I borrow 1 lakh rupees. This is my fiscal deficit, right? I'm Mr. India. My growth should increase by initially 1 lakh borrowing corroborates with 1% increase in the growth. If I am borrowing another 1 lakh rupees, my growth in the next year should be 2% or it should be slightly higher. Each unit of borrowing, if I am borrowing another 1 lakh, right, next year, my compounded debt is going to be 1 lakh plus another 1 is equal to 2 lakhs, right? Every unit is 1 lakh, 2 lakh here, let's say this way, or 1 lakh or 2 lakh. You getting my point? Every additional borrowing should lead to more growth. Then additional borrowing is safe. तब तो एडिशनल बोरिंग सेफ है, चलो तब भी नहीं, ये 2%, दो यहां पे जो 2 है उससे नीचे तो ना है कम से कम. मैंने 2 लाख बोरो किए तो मेरी ग्रोथ अगर उतनी ही आ रही है जितनी पहले आ रही थी, चलो फिर भी ठीक है. लेकिन गवर्नमेंट के केस में अगर ग्रोथ नीचे आ रही है, देन हाउ कैन यू जस्टिफाई डेट सस्टेनेबिलिटी इन द लॉन्ग रन? यू गॉट एवरीथिंग, गॉट माई पॉइंट? अगर आपके फादर ऐसे पैसा बोरो करते जाएं, बोरो करते जाएं, बोरो करते जाएं, तो आप क्या करोगे? है ना? If the father is insane and investing in bullet train or n number of things, or construction of religious places, murtis and all, and we don't know how to, focus on economic growth, what will happen? ये पीके कौन है? पीके तुम्हारा रियल नाम क्या है? समझ में आया? तो एडिशनल ग्रोथ ना हो, ग्रोथ ओवर एंड अबव द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ना हो, बट जो ग्रोथ का रेट चल रहा है उससे थोड़ा ऊपर भी ना हो, लेकिन उतनी तो हो जितनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग आगे आ रही है. दे आर सेइंग ग्रोथ विल लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी. डेट सस्टेनेबिलिटी, विल ग्रोथ रियली लीड टू डेट सस्टेनेबिलिटी? दिस इज द मूट क्वेश्चन हियर. डिड यू गेट माई पॉइंट? समझ में आया? तो ये चैप्टर जो है ठीक है, ये सब जस्टिफाई कर रहे हैं. जीडीपी ग्रोथ रेट हैज टू बी मोर देन इंटरेस्ट रेट will lead to debt sustainability. This will lead to debt sustainability. A country's public debt is considered sustainable if the government is able to meet all its current and future payment obligations without exceptional financial assistance or going into default.
Analysts took at whether policies analysts look at whether policies needed to stabilize debt. क्या जो policies which are needed to stabilize debt are feasible and are consistent with maintaining growth potential or developmental progress. तो पॉलिसीज जो डेट को स्टेबलाइज करेंगी वो क्या हमारे ग्रोथ पोटेंशियल को स्लो तो नहीं कर रही. अब अगर हम किसी और कंट्री में ग्रो कर रहे होते, जापान में ग्रो कर रहे होते, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए ग्रो कर रहे हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए बोरो कर रहे होते. अगर हम किसी और कंट्री में बोरो कर रहे होते, ग्रीस में, पोर्चुगल में, आयरलैंड में, तो वहां पे शायद सैलरीज पे करने के लिए हम पे कर रहे होते. जब हम बोरो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को ये नहीं समझना चाहिए था कि गवर्नमेंट के जैसे ही यहां पे लोग हैं जो समझने समझाने वाले हैं. हम इसको डिफ्रे करेंगे, डिवाइड करेंगे एक्सपेंडिचर को कि कितना एक्सपेंडिचर आपने लैपटॉप खरीदने में लगाया और कितना मोबाइल फोन के बिल को चुकता करने में लगा दिया, कितना एक्स्ट्रा वेगेंसी, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ. What type of investment are you making with borrowing is another interesting point which should be added to this. नहीं बच्चे देखो, एक इकोनॉमी जो है मैक्रो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, बड़े स्तर पे, बड़े लेवल पे. अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मेरे को एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है. दोनों बातें समझना, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी. अगर मैं पैसा बोरो करता हूं, अभी मुझे अगर रिटर्न मिलती है 15%, यानी कि मेरा प्रोडक्ट है, जीडीपी है 15%. मैंने अगर 1 करोड़ बोरो करे तो मेरे को 1 करोड़ 15 लाख मिल रहे हैं. मेरा बिजनेस अगर ठीक चल रहा है तो क्या मुझे 1 करोड़ और या 50 लाख और बोरो करने चाहिए? हां, यदि उस 50 लाख बोरो करने की वजह से टोटल 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ बोरो करने की वजह से अगर मेरा बिजनेस 16%, 18% नहीं तो 17%, 17% नहीं तो 16% ग्रो करता है. समझ में आया? एवरी यूनिट ऑफ मनी बीइंग एडेड शुड लीड टू इंक्रीज इन द ग्रोथ रेट on the basis of new money being invested. समझ में आया? दूसरी चीज, मुझे ऐसा तब करना पड़ रहा है, सेकेंड सिनेरियो वेयर आई वुड बी इन्वेस्टिंग another 1 crore or 50 lakh is I would open another branch, because if I would not do that I would lose in the competition. My market share would be acquired by somebody else. This also is good. But if I am borrowing to meet my revenue expenditure, that is the third case scenario, to pay my salaries of the staff, that is wrong. Got it? Now is it clear to everyone? तो 2-3 कारणों से हम ग्रो करते हैं. 15% का जो मेरा रेट है, अगर मैंने 1 करोड़ बोरो किया तो 15 लाख कमा लिया, हर साल मैं 15 लाख कमाऊंगा. अगर मैंने 1.5 करोड़ बोरो किया तो मैं 22.5 लाख 22,50,000 मतलब पर कैपिटा उतना ही. 1 करोड़ पे 15 लाख है तो 50 लाख पे कितना होगा? 7.5 लाख. दोनों को ऐड कर दोगे तो बनेगा 22.5 लाख, 22 लाख 50 हजार. ये इसलिए है कि अगर मैं वो एडिशनल 50 लाख नहीं स्पेंड करूंगा तो जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड 1 करोड़ है उस पे शायद मुझे 15% की बजाय 13% रिटर्न मिलने लगेगी. अब समझ में आया अनुज शर्मा? It's like additional debt would bring trading on equity, but it is also the financial burden on entity. Yes, Anuj, you are right. समझ में आया? ऐसे बातों में भी इकोनॉमी को हम समझ सकते हैं. क्लियर? क्लियर है?
Done? So now, if the interest rate paid by the government is less than the growth rate, then the intertemporal budget constraints. Intertemporal मतलब between the two time periods, budget 2020 2021 and budget 21-22. Intertemporal, temporal मतलब time, दो time periods के बीच में. If the interest rate paid by the government is less than the growth rate, then the budget constraints facing the government no longer binds. इसका मतलब समझ में आ रहा है सबको? जो मैंने सारा पहले एक्सप्लेन किया उसके बेसिस पे समझ आ जाना चाहिए. नहीं तो मैं दोबारा समझाता हूं, एक बार खुद पढ़ो. ये लाइन ये कह रही है कि इंटरेस्ट रेट अगर गवर्नमेंट जो पे कर रही है वो 9% है, ग्रोथ रेट 7% है. ठीक है. अब फिर अगले साल बजट में 2019-20 में तो काम चला लिया. ठीक है. 2020 में जब बजट आएगा, 2019 का बजट 2020 का, हम सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं. ठीक है. 19 20 20 21 ये नहीं लिख रहा हूं मैं. 2019 में तो हमने कर लिया. तो क्या अगले साल का बजट या उससे अगले साल का बजट, जो बजट में कॉन्स्ट्रेंट होगा गवर्नमेंट को बोरो करने का, वो कहीं बाइंड नहीं हो रहा, कहीं रुक नहीं रहा, वो है ना, वो बढ़ता ही चला जाएगा. दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. इफ द इंटरेस्ट रेट पेड बाय द गवर्नमेंट इज लेस देन द ग्रोथ रेट, then the inter time period between the 2 years 3 years budget constraints, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, 100 रुपए सरकार कमा रही है, देने पड़ेंगे 109 रुपए, राइट. वो खर्चा कम होते हुए नजर नहीं आ रहा. दिस फिनोमिना हाईलाइट्स, अब इतना समझ में आ गया? दिस फिनोमिना हाईलाइट्स द डेट सस्टेनेबिलिटी डिपेंड्स ऑन इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल. इंटरेस्ट रेट और ग्रोथ में कितना डिफरेंस है. ये अगर पॉजिटिव डिफरेंस होगा तब तो ठीक है, यानी कि ये हो 10 और ये हो 9, इंटरेस्ट रेट कम पे करना पड़े और संतोष, जस्ट गिव मी 1 minute guys, I'll get the mic changed.
Am I audible now? So okay, just give me 1 minute, let me update the team. I think this problem is coming more in the application. On website it is working fine, I guess. Still we have to repair this. Yes, black screen was deliberate. Yes, don't worry. Done, guys, everyone? I think that there is some issue with the application. The sound in the application gets echoed. So this is there. You can watch it on the web now. For now, you can watch it on the web. Let's continue, guys. Difference between the interest rate and the growth rate in an economy is called interest rate and growth differential. You can understand it in this way by breaking the term interest rate and growth differential. How much is the difference between the interest and the growth, right? So if it is negative in advanced economies, the extremely low rates which have led to negative interest rate growth differential on the one hand and have placed limitations on the monetary policy, on the other hand have caused a rethink on the role of fiscal policy. So there are two types of policies. Fiscal policy is the policy of income and expenditure of the government, right? And then monetary policy. Monetary policy is the policy of rate of interest, increasing or decreasing of rate of interest by RBI. Okay, so these two types of policies are there. Done? ठीक है, अब वहां पे क्या है कि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट होने के बावजूद क्या हुआ है, इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल आ रहा है. ग्रोथ इंटरेस्ट रेट से भी कम हो रही है. यूएसए में आपने देखा कि इतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कट किया गया. ओके, सो ये तरह की चीजें देखने को मिल रही है ना. हो S. Rashmi, please share your email ID. The team is monitoring this. Please share your email ID if you are facing some problem. You haven't taken this course or okay, so this thing is there now. The same phenomena of a negative interest rate growth differential in India, not due to lower interest rate but much more higher growth rates, must initiate a debate on the saliency of fiscal policy, especially during the growth slowdowns and economic crisis. All right, same phenomena of negative interest rate growth differential in India, not due to lower interest rates but much higher growth rates, must prompt a debate on the importance of fiscal policy. So these things are there. In advanced economies, the extremely low interest rates which have led to negative interest rate growth differential. We'll tell you the question also. The question would be, do you think that it is good for India? We will talk about output gap. If you are talking about mains, output gap. इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं पूरा इसको समझा दे रहा हूं so that you are able to attempt the related questions in the prelims. अगर मेरी आउटपुट गैप है इकोनॉमी में, इकोनॉमी का पोटेंशियल है $5 ट्रिलियन का, मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं $2.5 ट्रिलियन. इसका मतलब
पैसे की सप्लाई की जरूरत है। इसका मतलब इफ आई वुड इन्वेस्ट मोर आई वुड गेट मोर। ओके, सो यू हैव टू हाईलाइट दीज टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर मेरी आउटपुट गैप है, पोटेंशियल और आउटपुट के बीच में गैप है, तो उस पोटेंशियल को पूरा करने के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी होगी। पोटेंशियल है बट पैसा अगर और लगाया जाए तो आउटपुट गैप ब्रिज हो सकता है। सो यू विल बी आस्क्ड द क्वेश्चन दैट डू यू थिंक दैट इंडियाज डेट इज सस्टेनेबल? देन यू वुड हैव टू कमेंट अपॉन आउटपुट गैप पॉजिटिव है इंडिया के केस में। द मोर यू पॉजिटिव आउटपुट गैप का मतलब ये होता है विद एवरी सक्सेसिव यूनिट ऑफ मनी बीइंग इन्वेस्टेड, अगर 1 लाख रुपया और लगाओ फिर उसके बाद और लगाओ, इफ द ग्रोथ रेट इंक्रीजेस दैट मीन्स आउटपुट गैप इज पॉजिटिव। इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, ये तुमने पढ़ा होगा ना, ICOR, incremental capital. With every increased unit of capital being deployed, output increases exponentially. है ना? मैं इसको ऐसे समझाऊं कि जब तुम 1 साल के लिए 10 घंटे पढ़ लेते हो, उसके बाद तुम्हारा इंक्रीमेंटल आउटपुट रेशियो, टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग इज गोइंग टू बी कैपिटल। अभी तुम्हारा इंक्रीमेंटल टाइम कैपिटल रेशियो, टाइम अगर कैपिटल है, मनी है, इफ टाइम इज मनी, every incremental unit of time that you are spending is giving you exponential learning increase. That is your GDP. 1 साल के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में तुम टाइम उतना ही लगाओगे लेकिन उतनी लर्निंग तुम्हें नहीं मिलेगी क्योंकि तुम पहले सब कुछ लर्न कर चुके होगे। राइट? समझ में आया? वैसे ही इंडिया के केस में, इंडिया अगर पैसा ज्यादा लगा रहा है तो लर्निंग यानी कि अर्निंग उसकी जीडीपी की टर्म्स में ज्यादा हो रही है। ये सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि क्या इंडिया को बोरो करना चाहिए या बोरो नहीं करना चाहिए। डेट सस्टेनेबिलिटी, देन यू वुड हैव टू साइट कि इंडिया का जो डेट है चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है, लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे है रिलेटिवली। फिर आपको यह भी बताना पड़ेगा कि हमारा शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट ज्यादा है या शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ज्यादा है या लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज्यादा है। द डेट विच इज टू बी रिडीम्ड विद इन नेक्स्ट 5 years इज शॉर्ट टर्म डेट। 5 साल यूं ही बीत जाएंगे, इकोनॉमी के पास पैसे नहीं होंगे तो हमारी फिस्कल सस्टेनेबिलिटी, डेट सस्टेनेबिलिटी गड़बड़ा जाएगी। है ना? क्लियर? नाउ अब यहां पे देखो, borrow ₹100 at 8%, invest the money at 12%, return is 12%, net gain is ₹4. So this is an investment which is financing its own self. तो ये क्या है? पॉजिटिव इंटरेस्ट, पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल, पॉजिटिव IRGD। क्लियर? फिस्कल पॉलिसी, ये समझ में आ गया यहां तक? इंटरेस्ट रेट ग्रोथ डिफरेंशियल क्या होता है? Everyone is clear with this? Are we clear everyone? तो आपको 2-3 चीजें, आउटपुट गैप क्या होता है देखो, मैं अच्छे से समझा दे रहा हूं फटाफट चीजें, जिन लोगों को नहीं भी समझ आ रही या जो रिकॉर्डेड देखेंगे। देखो यार, मेरे पास एक तंदूर है, इंडियन इकोनॉमी है उस तंदूर का नाम। अगर मेरे पास पोटेंशियल है, अभी मैं 10 किलो कोयला डाल रहा हूं, इफ आई एम एडिंग कोल, कोल क्या है? Just drawing an analogy, interest पे borrowed money। ठीक है, अगर मैं 10 kgs डालता हूं, यानी कि मैंने $10 ट्रिलियन इन्वेस्ट करे फॉर एग्जांपल, तो मैं जो इस तंदूर में जो चपातियां लगा रहा हूं ना, वो मैं 100 चपाती लगा पा रहा हूं एक टाइम पे। 100 चपाती एक टाइम पे बेक हो जाएगी। अगर मैं 15 किलो और 5 किलो एडिशनल लगाता हूं बोरो करके, और मेरी ग्रोथ कितनी होती है? चपातीज की ग्रोथ, फटाफट से चपातीज बनने लगती हैं और ज्यादा चपातीज लग गई। तो मैंने चपातीज पहले मैं 100 बना रहा था, अब मेरी चपातीज कितनी हो जाएंगी विद एडिशन? 100 की बजाय 70 हो जाएंगी। यानी कि विद एवरी यूनिट ऑफ कोल बीइंग एडेड टू द तंदूर देयर इज अ गैप इन द आउटपुट। इंडियन इकोनॉमी का तंदूर should give us more return. We have got a potential to grow at $5 trillion provided we apply
sufficient amount of capital. सिंपल एग्जाम्पल है, सबको समझ में आ रहा है? अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये सारा कुछ करने के बाद, कैपिटल लगाने के बाद कोयला यहां तक भर गया, कोल इज sufficient to the extent required, heat being generated is sufficient. Now there are some other reforms required to be brought about by the government. Until and unless we do that, political reforms, political funding, etc., transparent policy making, anti-corruption, proper mining of sand, transparent mining of sand and other 2G spectrum sale, 5G spectrum sale, जब तक ये सारी चीजें पॉजिटिव नहीं होंगी तब तक आप कितना भी कोयला डालते जाओ चीजें नहीं बदलेंगी। ठीक है, तब हमें गवर्नमेंट की तरफ फोकस करना होगा, तब हमें गवर्नमेंट एक्शन की तरफ, रिफॉर्म्स की तरफ फोकस करना होगा। गॉट इट? ठीक है, अब हम जब जितना ज्यादा कैपिटल इसमें कोयला डालते जाएंगे उतनी ज्यादा चपातीज की बनने की स्पीड और नंबर उससे ज्यादा बढ़ रहा है। ये क्या है? पॉजिटिव इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो। दिस इज अ मेजर डिटर्मिनेंट इन डिसाइडिंग वेदर इंडिया शुड बोरो मोर और नॉट। इंक्रीमेंटल कैपिटल टू आउटपुट रेशियो वर्सेस आउटपुट रेशियो। इंक्रीमेंटल कैपिटल हमने लगाया, आउटपुट रेशियो कितनी बढ़ी? जैसे आप एक कार चलाते हो, 100 की स्पीड से चलाते हो तो 10 घंटे में पहुंचोगे, 110 की स्पीड से चलाते हो तो कितने घंटे में पहुंचोगे? क्या बहुत जल्दी पहुंच जाओगे? नहीं, आगे ट्रैफिक होगा। वो ट्रैफिक क्या है? अनईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जर्क्स ऑन द रोड, हिकअप्स ऑन द वे, है ना, टीथिंग प्रॉब्लम्स या फिर ट्रैफिक जैम्स। ये इंडिया में भी हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में। ये चीज हमें, हाउ रिफॉर्म्स विल हेल्प, मैंने अभी अभी जो एग्जांपल दिया, मैं अगर पैसा लगाते जाऊं, मैं ये कहूं कि अदानी एक और प्लांट लगा ले, अदानी पहले ये देखेगा कि पैसा तो लगा दें, लेकिन ट्रांसपोर्ट करने में, कोयला ट्रांसपोर्ट करने में, या कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री लगानी है, उसके लिए रिफॉर्म्स, लाइसेंसिंग लेने में इतना टाइम लग जाता है। आपने पैसा दे दिया, गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने ये फंड बना दिया, अब आप इस फंड में से पैसा लेना चाहो, हमने वर्ल्ड बैंक से पैसा बोरो किया, अब हम आपको इंडस्ट्रियलिस्ट्स को बैंक लोन लेने में मदद करेंगे। अब बैंक जितना भी लोन लेना चाहो आप ले लो। अब मैं अगर यहाँ पे जेवीज आईएएस चला रहा हूं, मेरे को पता है कि मेरे को 10 रेगुलेटरी चीजें लेनी पड़ेंगी। क्या लेना पड़ेगा? कॉपीराइट लेना पड़ेगा बुक्स पे, परमिशन लेनी पड़ेगी फायर डिपार्टमेंट, कोविड के लिए, फिर वो थर्मामीटर लगाओ, फिर उसकी परमिशन लो, फिर उसके बाद एम्प्लॉयज के बारे में वो लिखा पढ़ी कराओ, फैक्ट्रीज एक्ट और ये सब। तो क्या मैं विलिंग होऊंगा 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लेने के लिए? नहीं होऊंगा, बिकॉज पैरेलली आई वुड नीड क्या? predictability of policy, seamless availment of or seamless application of permits required for me to do the business. Got it? तो ये मतलब है। अब समझ में आ गया अनुज? चले आगे। तो मेरे इकोनॉमी वाले बच्चों ने ये पढ़ रखा है, वो लोग बोर हो रहे होंगे। क्लियर है सबको? बट अभी आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट पॉसिबल, टू द लार्ज एक्सटेंट, as I do in my economy classes. Now is it clear Anuj? तो रिफॉर्म्स का रोल यहां पे ये है कि मैं पैसा तो ले लूं, लेकिन अगर मुझे रोड कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है और उस कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क स्टार्ट करने के लिए पहले मुझे एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से 3 महीने लग जाएंगे, तो मैं पैसा नहीं लूंगा। तो मेरा इंक्रीमेंटल कैपिटल जो मैं लगा रहा हूं उसमें आउटपुट जरूरी नहीं कि बढ़े, क्योंकि एक पॉइंट के बाद सैचुरेट हो जाती है आउटपुट, है ना। कि तुम अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो, 10 घंटे पढ़ने के बाद 10 घंटे तो तुम इफेक्टिवली पढ़ोगे, जैसे ही तुम 11वां घंटा लगाओगे कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हो गई, 1 एडिशनल आवर इज इक्वल टू 1 एडिशनल यूनिट ऑफ मनी, तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, मेंटल ब्लॉक आ गया। ये क्या है? आदत बदलनी पड़ेगी। आदत क्या है? रिफॉर्म्स आर नीडेड इन दी हैबिट। फिर क्या करोगे? क्या करोगे फिर ऐसे केस में?
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, एसी चलाओगे, एसी चलाओगे तो क्या होगा, थोड़ी ठंडी हवा आएगी गर्मियों में, फिर तुम्हारा पढ़ने का मन करेगा। एसी चलाने का मतलब ये है इलेक्ट्रिफिकेशन की सप्लाई होनी चाहिए इंडस्ट्री लगाने के लिए। हमने एसी चलाने की बात करी तो इस तरह से तुम्हें समझना है, समझ में आया? यस, मार्जिनल यूटिलिटी इज एट प्ले हियर, बट this is marginal rate of return we are talking about. When we are talking about macroeconomics, marginal rate of return matter करता है. With every margin of capital being deployed, how much is going to be the marginal increase in the output? In advanced economies, the extremely low interest rate, ये इकोनॉमिक सर्वे हमें पता क्या कह रहा है कि तुम ये बात समझो, अब तुम्हें फंडा समझ में आ गया, fundamentals are clear to you, basics are clear to you. Now let me teach you the analysis, what economic survey is saying. ये कह रहे हैं हमें कि देखो वहां पे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल था, नेगेटिव था, वहां पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम था, डेट भी सस्टेनेबल था। यूएस की सरकार ने जो डेट लिया वो उनके जीडीपी का बहुत ही कम परसेंटेज था, लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमी में ग्रोथ नीचे जा रही है और वो अपना लोन नहीं पे कर पाएंगे। तो हमें ये बात सीखनी चाहिए कि लोन वोन के कंसर्न्स को मारो गोली, बोरो करो, ग्रोथ होगी, डेट अपने आप पे हो जाएगा, कांग्रेस आएगी वो पे करती रहेगी। मतलब समझ में आया? नहीं तो कांग्रेस नहीं आएगी तो हम तुम्हें और कोई गोली खिला देंगे 15 लाख वाली, चूसते रहना उसको, फिर दोबारा हमें चुनना। समझ में आया? ये कहना, देखो जो एनालॉजी ये ड्रॉ कर रहे हैं ना एडवांस्ड इकोनॉमीज के साथ में, वो गलत है। ये कह रहे हैं कि एडवांस्ड इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट तो कम था, है ना, लेकिन फिर भी वो अपना डेट वगैरह नहीं पे कर पा रहे। यूके में, पिग्स में, ये सब कंट्रीज में, पोर्चुगल, आयरलैंड, इटली, ग्रीस एंड स्पेन में, द सेम फिनोमिना ऑफ अ नेगेटिव आईआरजीडी इन इंडिया, नॉट ड्यू टू लोअर इंटरेस्ट रेट बट मच हायर ग्रोथ रेट। हमारे यहां पे तो ये कह रहे हैं ग्रोथ रेट भी अच्छा है, तो हमें क्यों सोचना है बोरो करने में। ये नहीं बता रहे कि इन्हीं के अपॉइंटेड एनके सिंह पैनल ने, इन्हीं के ही अपॉइंटेड एनके सिंह पैनल ने यह कहा था कि द डेट इज ऑलरेडी एट अ वेरी हाई लेवल। टुडे द डेट इज 60। अगर बॉटल है पानी की, ठीक है, पानी की बॉटल ऐसे होती है, ठीक है, ऊपर कैप वैप लगा हुआ, आजकल कांच की बॉटल ऐसे ही आती है फैंसी सी, ठीक है, तो 60% डेट हम ये 1951 से 1951 50 से ले लो, चलो 51, फिर 52, फिर ऐसे करते करते 2017 तक जो हमने बोरो कर रखा है ना, दैट इज ऑलरेडी अराउंड 69% ऑफ इंडियाज जीडीपी। बचा कितना? 31%। यानी कि हमारी जो बोरोइंग है वो अलग बात है कि हमने देनी तो आने वाले 70 सालों में है, मान लो 70 इयर्स में हमें ये कर्जा देना है, लेकिन आज हमारा कर्जा इतना है कि अगर हमें उसे एक साल में चुकाना हो तो 70% यानी कि 69% ऑफ जीडीपी हमें देना होगा। समझ में आया? 69% हमें एक बार में देना होगा। ये जो चीज है ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगर जैसे पैंडेमिक आया तो अब तो ये और ज्यादा हो गया होगा, ये शायद 79% हो गया होगा, क्योंकि हमारा 2020-21 का जो फिस्कल डेफिसिट है वो कितना है? 9.5%। यानी कि इस साल के खर्चे को चलाने के लिए हमें 100 रुपए इनकम आई थी, लेकिन हमने 109 रुपए 50 पैसे खर्च कर दिए। क्लियर? अब ये 9 रुपए 50 पैसे कहां ऐड होंगे? ये यहां ऐड होंगे। एवरी सक्सेसिव ईयर द बोरोइंग दैट वी आर डूइंग इज गेटिंग एडेड। ओके, सो if God forbid any other thing like COVID 2.0 happens, our bottle of debt would be full to the brim, पूरी भर जाएगी। फिर मूडीज हमारी रेटिंग क्यों ना डाउनग्रेड करे? फिर ये अगले चैप्टर में उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मूडीज की रेटिंग जो है फ्लॉड है,
एक हद तक तो वो फ्लॉड हैं, पूरी तरह तो फ्लॉड नहीं है ना, है ना, उनका क्राइटेरिया वगैरह और ये सब समझ में आया। क्लियर है एवरीवन? सो ये सारी चीजें यहां पे चल रही हैं। इन एडवांस्ड इकोनॉमीज अभी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इंडिया के केस, हाँ ये बात ठीक है कि इंडिया का तो इंटरेस्ट रेट का जो बर्डन है, हम वर्ल्ड बैंक से पैसा लेते हैं 2.5% पे नमामि गंगे प्रोग्राम के लिए, या जापान से पैसा लेते हैं बुलेट ट्रेन के लिए 1.5% पे, है ना, लेकिन हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 3-4% है, 5% है। तो ये कह रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट तो अच्छी है, तो फिर हमें क्यों डरना है? यानी कि जो पैसा हम इंटरेस्ट पे लोन पे लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं वो उस पे हमें देना है 1.5%, लेकिन हमें पैसा मिल रहा है उस पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है 1.5%, लेकिन जो हम कमा रहे हैं वो हम कमा रहे हैं 4.5%। तो ये बोल रहे हैं चिल मारो, मतलब खुश रहो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भैया ये भी तो देखोगे ना कि ये कर्जा जो है कोई ना कोई तो चुकाएगा, है ना। इन दी फर्स्ट प्लेस, चलो ये बात इनकी समझ में आती है। दूसरा पॉइंट समझा रहा हूं, वी हैव टू असेस इफ वी आर स्पेंडिंग दिस ऑन गुड गुड्स और बैड गुड्स, कैपिटल गुड्स और रेवेन्यू। ठीक है, अगर तो हम इसे अच्छी कैपिटल गुड्स में लगा रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाली सब्सिडीज में दे रहे हैं, फ्री पावर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री डीजल सब्सिडी, ये सब, तो ये गलत है ना। हम इसे R&D में लगा रहे हैं कि नहीं वो भी मैटर करेगा। हम इसे अगर डिफेंस प्रिपेयर्डनेस में लगा दे रहे हैं तो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस की अपने आप में कोई रिटर्न नहीं होती। राफेल लिया है तो वो कोई ऐसा थोड़ी है वो तुम्हें करोड़पति बना देगा, नहीं। बुलेट ट्रेन शायद कुछ ऐड करेगी, बट इज इट दैट यूटिलिटी ओरिएंटेड? बुलेट ट्रेन से कोई इतनी एक्सपोनेंशियल रिटर्न दिखेगी? जब फ्लाइट्स चल रही हैं तो बुलेट ट्रेन क्यों? मतलब समझ में आया? हमें कहां इन्वेस्ट करना है हमें यह भी देखना होगा। जिस चीज में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं क्या वो मुझे रिटर्न देगी? उदाहरण के तौर पे अगर मैं अपने ऑफिस का इंटीरियर करवाऊं क्या वो मुझे रिटर्न देगा? नहीं। क्या मैं अगर बाहर एक बोर्ड लगवाऊं जिसपे दिखे कि हाँ जतिन वर्मा सर का कोचिंग इंस्टीट्यूट यहां पे है, जिससे कि कस्टमर आए, स्टूडेंट आए, वो ज्यादा अच्छा है। समझ में आया? तो हमें ये देखना होगा कि इंट्रा कंट्री अगर तुम मूर्तियां और ये सब बनवाते रह गए और बाहर ग्लोबल ट्रेड पे ध्यान नहीं दिया तो फिर बाद में लाले पड़ सकते हैं भाइयों बहनों। समझ में आया? ये अब जब मुझे इतनी कॉमन सेंस समझ में आती है तो फिर अगर मैं एक बढ़िया कार ले आऊं जिसका नाम है बुलेट कार, उसका कोई फायदा होगा? अगर वो मेरे बिजनेस में मेरी कंट्री की एफिशिएंसी में ऐड नहीं करता, राइट? अब सबको समझ में आ गई इकोनॉमिक्स कैसे काम करती है। आगे चलते हैं। Fiscal policy must be counter-cyclical to smooth out economic cycles instead of exacerbating them। ये बोल रहे हैं कि अगर ये पेसिमिज्म, ये बहुत अच्छा है, काउंटर साइक्लिकल ये सब करके डरा। देखो एक प्रोवर्ब है, इंग्लिशमैन स्केयर यू बाय यूजिंग लॉफ्टी वर्ड्स। अभी बनाया प्रोवर्ब मेरा ये, अगर किसी लड़की से बात करोगे ना या लड़के से बात करोगे, अगर तुम इंटेलिजेंस वाले भी हो, लड़का या लड़की जो भी हो तुम, ठीक है, तुम किसी लड़की से बात करोगे या लड़के से बात करोगे, ज्यादातर देखना जिन लोगों को अंग्रेजी आती होती है वो बहुत अच्छे से इसका यूज लेते हैं। इसलिए मैंने अंग्रेजी सीखी, वरना मैं भी ऐसे ही था नफाड़ी टाइप। ठीक है, सुन लो एक मिनट। तो वो तुम्हें अंग्रेजी के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज करके डराएंगे ना कि तुम सोचोगे हाँ यार मैं इतना नालायक हूं, मुझे कुछ नहीं आता। सेम काम यहाँ पे मैडम कर रही हैं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, स्लिम ट्रिम है हमारी मैडम भी ना। समझो इधर बात को, काउंटर साइक्लिकल। अब ये आम आदमी सोचता है साइकिल, उसका काउंटर, अच्छा एनकाउंटर, मतलब समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट का हो गया एनकाउंटर, उलझा दो कॉन्सेप्ट में। है ये कुछ नहीं, ये बेसिकली ये कह रहे हैं कि जब इकोनॉमी में बूम चल रहा हो, है ना, तो जब इकोनॉमी में रिसेशन चल रहा हो, सॉरी, मेरी बात से एग्री करते हो ना तुम? मैं सही बोल रहा हूं ना? ऐसा होता है जिंदगी में, फिर मन करता है पहले इंग्लिश सीखूंगा फिर प्रपोज करूंगा, मतलब फिर मैं आगे समझूंगा। और इकोनॉमिक्स में ये सब चीजें ज्यादा होती है, तुम्हें मास्टर ऐसे ही डराते रहते हैं ना। नाउ कमिंग हियर,
काउंटर साइक्लिकल ये है कि जब साइकिल उल्टा चल रहा हो, पेसिमिज्म चल रहा हो, जब तुम्हें पता है बस्ट चल रहा है, बस्ट मतलब तुम डिप्रेस्ड हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं, तुम्हें चीयर अप करते हैं, कोई बात नहीं बेटा हो गया ब्रेकअप, कोई बात नहीं अटेम्प्ट नहीं क्लियर हुआ, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करे ऐसे टाइम पे, स्पेंडिंग बढ़ा दे। तुम्हें पढ़ाने के लिए बोलता हूं ये सब, अदरवाइज आई वॉज अ बैक बेंचर बट विद अ रिकॉर्ड ऑफ बीइंग टॉपर, ठीक है नाउ। हाँ, अंग्रेजी में मतलब वो कैब थोड़ी बाद में एनहांस करी थी। नाउ गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दे, पेरेंट पैटर्नलिस्टिक पॉलिसी है ये। पेरेंट्स क्या करते हैं, जब तुम डिप्रेसिंग फील कर रहे होते हो तो क्या करते हैं, पेरेंट्स तुम्हें चीयर अप करते हैं। वैसे ही जब इकोनॉमी में बूम चल रहा होगा, जब इकोनॉमी में बूम चल रहा होगा ऑटोमेटिकली, तो जीएसटी कलेक्शन ऑलरेडी अच्छी होगी, इनकम टैक्स कलेक्शन वुड ऑल्सो बी गुड, है ना। इनकम टैक्स कलेक्शन अच्छी होगी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट अच्छी होगी, यानी कि मनरेगा का बर्डन कम होगा। ऐसे टाइम में गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग कम कर दे। गवर्नमेंट शुड क्रिएट दी रिजर्व्स, ठीक है। गवर्नमेंट शुड ड्यूरिंग दीज टाइम्स ऑफ बूम, गवर्नमेंट शुड क्रिएट रिजर्व्स, राइट। ये है काउंटर साइक्लिकल, जैसा साइकिल हो उसके विपरीत पॉलिसी, जैसा साइकिल हो उसके ऑपोजिट पॉलिसी, राइट। बात सिंपल है, जैसे सर्दी होती है तो तुम क्या करते हो, बाहर ठंड है तुम गर्म कपड़े पहनोगे, गर्मी है बाहर गर्मी है तो तुम ऐसे कपड़े पहनोगे जो तुम्हारा पर्सपीरेशन या जो तुम्हारा स्वेटिंग और ये सब कम करे। वैसे ही गवर्नमेंट, याद रहेगा अब ये सिंपल पॉलिसी है, गर्मी में सर्दी वाले मतलब गर्मी आए तो वहां पे ठंड देने वाले कपड़े पहनोगे, ऐसे कपड़े पहनोगे जो तुम्हें कूल रखे। वैसे ही जब सर्दी आएंगी तो तुम गर्म कपड़े पहनोगे। वैसा सरकार को इसमें करना होता है, एज सिंपल एज दैट। क्लियर। अब इसको डराना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं एक इंग्लिश कोचिंग इंस्टीट्यूट का टीचर बन जाऊंगा। काउंटर साइक्लिकल पॉलिसी इज when the government increases the expenditure applying Keynesian theory and the growth is revived by the government expenditure। हो गई बात खत्म, ठीक है। हर्षिका क्या कह रहे हो? And now you are married, very nice। अनुज, शादी से पहले सीखनी पड़, नहीं कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है सबको, चलो आगे। फिस्कल पॉलिसी इज द यूज ऑफ, अब ये समझ में आ गया, टू काउंटर, दिस इज बेसिकली नथिंग एल्स, दे आर सेइंग इन अ मैनर, इट इज अ रीहैश्ड वे ऑफ सेइंग दैट यू शुड अप्लाई Keynesian theory, KEYNES, Keynesian theory। Keynes ने ये कहा था कि जब पेसिमिज्म होगा तो ऑप्टिमिज्म गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा, जब ग्रोथ डाउन जा रही होगी तो गवर्नमेंट को हाउसिंग प्रोजेक्ट्स और ये सब करना चाहिए। ऐसा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह डिड द सेम थिंग इन 2007-8। उस टाइम पे क्या था, बैंकिंग सेक्टर की वैकेंसीज को इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया, 40,000 से 50,000। SBI, PNB एटसेट्रा एटसेट्रा, रिकॉर्ड नंबर ऑफ वैकेंसीज। क्यों? उससे क्या हुआ, बच्चों ने बुक्स खरीदनी शुरू कर दी, IBPS बैंकिंग सेक्टर एग्जाम वगैरह के लिए। IBPS नहीं होता था शायद उस टाइम। अब उन्होंने बुक्स खरीदी तो पब्लिशर ने बुक्स को और प्रिंट किया, बावजूद इसके कि ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन था। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बैंकिंग पढ़ाने लग गए, फिर टीचर के पास में पैसा आया, फिर टीचर ने कार खरीदी, कार कंपनी के पास में पैसा गया। सरकार का एक दावेदार कदम कितना कॉन्फिडेंस देता है एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को, एक ठोस कदम, है ना, इरादा कि हम तुम्हारे साथ हैं, और वो पेसिमिज्म से ऑप्टिमिज्म की तरफ कर देता है। अगर तुम्हारे घर पे ये सारा दिन यही बात चलती रहे कि पैसे कम है पैसे कम है, तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। अगर ये कहा जाए, तुम्हारे फादर एक बार ये बोल दे कि तुम जी जान लगा दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, तो तुम दुगनी कैपेसिटी से पढ़ोगे। वैसे ही भाइयों बहनों अगर ये कह दे तो प्रोटेस्ट बंद हो जाएंगे और
इकोनॉमी बढ़ने लगेगी। मतलब समझ में आया? मतलब ये सिर्फ कहने से नहीं होगा, अब उनके बातों की, वर्ड्स की वैल्यू ही नहीं रहने लग गई है ना। किसानों को देख लो, बार बार प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि भाई एमएसपी नहीं, खत्म कर देंगे, एमएसपी कंटिन्यू रहेगा, फिर भी नहीं सुनते किसान। वो बोल रहे हैं लॉ पास करो। तो यहां पे कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने जरूरी हो जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक्स, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, गवर्नमेंट वुड हैव टू डोल आउट मनी। ठीक है, समझ में आ गया? चलो आगे। फिस्कल पॉलिसी इज द यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन, मेनली टैक्सेस, बट ऑल्सो द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम नॉन टैक्स रेवेन्यूज सच एज डिसइन्वेस्टमेंट लोन्स एंड एक्सपेंडिचर स्पेंडिंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। गवर्नमेंट अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ ज्यादा इन्वेस्ट करती है तो अदानी अंबानी सब पीछे पीछे चलते हैं। गवर्नमेंट अगर सोलर सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट करती है तो ये सोलर पावर पार्क्स बनाने लगते हैं, सोलर पार्क्स बनाने लगेंगे। गवर्नमेंट अगर पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने लगती है तो जीएमआर उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करती है, जीएमआर फिर सीमेंट बनाने लगेगी, है ना। तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर टेक्स द क्यू, टेक्स द डायरेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट actions guide the private sector's actions. These things are there. Cyclicity. What is cyclicity of fiscal policy? Cyclicality of the fiscal policy simply refers to a change in the direction of government expenditure and taxes based on economic conditions. These pertain to decisions by the policy makers based on the fluctuations in the economic growth. There are two types of cyclical fiscal policies, counter-cyclical and pro-cyclical. Clear? Pro-cyclical क्या होता है? Pro-cyclical भी समझ लो, जब पॉलिसी उसी दिशा में चले। ये हाई इनकम इकोनॉमीज में ज्यादातर देखी जाती है कि गवर्नमेंट उनकी पॉलिसी को एड करती है। गवर्नमेंट 25% पैसा लगाती है, प्राइवेट सेक्टर 75 लगाता है, जब सारा कुछ पॉजिटिव चल रहा होता है। तुम्हारे पेरेंट्स की तरह अगर तुम कोई नया घर लेने लग रहे हो या कुछ बुक्स वगैरह तुम जॉब कर रहे हो, अपनी सैलरी से अपनी पढ़ाई को फिनेंस कर रहे हो, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें थोड़ा और सपोर्ट दे देंगे। प्रो साइक्लिकल पॉलिसी, है ना। मतलब समझ में आया कि मतलब किसी का नाम पकड़ते हैं, कार्तिक तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, वो वाला काम करते हैं ना जैसे। मतलब समझ में आया, अभिषेक तुम संघर्ष करो, मतलब यू वुड बी स्ट्रगलिंग बट दे वुड बी पुशिंग यू, दे वुड बी गिविंग यू अ पॉजिटिव पुश कि हाँ तुम करो, कोई बात नहीं, बुक्स हम ले आएंगे, तुम बैठे रहो, हम इंटरनेट लगवा देते हैं, हम सब कुछ करवा देते हैं, तुम बस पढ़ते रहो, हिलना मत, है ना। तो ये सारा कुछ क्लियर है, समझ में आ रहा है अब ये सारी चीजें। काउंटर साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी रेफर्स टू द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट दैट गो अगेंस्ट द डायरेक्शन। Thus, in a recession or slowdown, government increases the spending. ठीक है। अब pro-cyclical, government reinforces the business cycle by being expansionary during good times. समझ में आ रहा है तो यस बोल दो, तुम्हारे पैसे थोड़ी लग रहे हैं इधर, मैडम के लग रहे हैं जो लगने थे, मैडम के भी कहां लग रहे हैं, प्याज थोड़ी ना है कोई, मैडम प्याज खाती ही नहीं। नाउ बाय बीइंग एक्सपेंशनरी ड्यूरिंग गुड टाइम्स, अच्छे दिन जब चल, अच्छे दिन तो बात ही मत करो मतलब I should change this phraseology something. मान लो जब सब कुछ हंकी डोरी चल रहा है, समझ रहे हो, when everything is going fine, तब क्या करोगे? मतलब तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, आज पढ़ाई हो गई अच्छे से बेटा, चलो एक काम करते हैं, अब चाय का कप बना के देते तुम्हें, तुम बैठो और पढ़ लो, जितने तुम मैप स्टडी कर लो, है ना, आर्टिकल्स 2-3 और रट लो, राइट। So it could raise macroeconomic volatility, depresses investment in real and human capital, hamper growth and harm the poor. Pursuing a pro-cyclical fiscal policy is generally regarded as dangerous. पता है क्यों डेंजरस हो? ये देखो, ये कोई क्वेश्चन में नहीं पूछेगा, प्रीलिम्स में भी नहीं पूछेगा, लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे स्टूडेंट हो। एक साल की तैयारी तुम्हारी, ठीक है, तुम पूरा पैसा लगा रहे हो उसमें, 1.5 लाख की कोचिंग ले ली, मेंस की टेस्ट सीरीज ले ली, नया टैब ले लिया, नया एप्पल का आईपैड ले लिया, सब कुछ ले लिया। तुम्हारे पेरेंट्स
तुम्हारे पीछे अंधा विश्वास कर रहे हैं, बबल फिनोमिना क्रिएट हो जाता है। बबल क्या होता है? हर्ड मेंटालिटी। सभी लोग सेंसेक्स में पैसा लगा रहे हैं, और यदि मान लो जुए में सब पैसा लगा रहे हैं और गवर्नमेंट भी लगाने लग जाए, जब इकोनॉमी क्रैश होगी तो कितना बड़ा इंपैक्ट होगा, होगा कि नहीं? समझ में आया? तो ये जो चीज है, मतलब जब प्रो साइक्लिकल चल रहा होता है ना, तो रघुराम राजन जैसे लोग ये कहते हैं कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। उन्होंने 2007-8 से पहले 2005 में अपना एक रिसर्च पेपर रिलीज किया। उन्होंने ये कहा कि यूएसए में जो ये ऑप्टिमिज्म की वेव चल रही है, ये रैली चल रही है, एक दिन ये क्रैश होगी। तो प्रो साइक्लिकल में क्या होता है? सारी फैमिली एक पर्सन के पीछे लगी हुई है कि इसको आईएएस करवा के रहेंगे, है ना, लेकिन उस पर्सन को खुद को नहीं पता कि वो नशा कर रहा है, वो एक जुआ खेल रहा है अपने करियर से, मान लो, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। अब जब वो इतना ज्यादा कुछ इन्वेस्ट कर देता है, बुक्स ले आता है, उधर से घर वालों ने बुक्स दे दी, लैपटॉप दे दिया, किसी ने कुछ दे दिया, फिर होगा क्या? एकदम से क्रैश होगा। तो फैमिली माइट फाइंड इटसेल्फ अंडर नेक डीप, इटसेल्फ अंडर अ डेट विच इज नेक डीप। पानी यहां तक चढ़ गया कर्जे का, होता है ना कभी कभी। तो बिजनेस में कभी कभी सब कुछ, एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ऐसे लगता है कि हर महीने बिजनेस अच्छा हो रहा है, विजय माल्या, तो मतलब समझो वो अच्छा चल रहा है, लेकिन एक दिन जब एकदम से संकट के बादल आते हैं, सब कुछ क्रैश हो जाता है ना। अब ऐसे टाइम पे प्रो साइक्लिकल फिस्कल पॉलिसी के टाइम पे भी गवर्नमेंट को अपनी आर्सेनल में सफिशिएंट रिजर्व्स रखने होंगे, राइट? कोविड आ गया एकदम से, जैसे, समझ में आया? कि बीच बीच में जो मैं बोल देता हूँ विजय माल्या वगैरह, ये इसलिए होता है कि तुम कोरिलेट कर सको, ठीक है? नाउ समझ में आ गया ना? अभी ये सब क्लियर है सबको? नाउ इकोनॉमी, हेल्थ, लाइव्स, रिस्क्स, अपॉर्चुनिटीज, रिफॉर्म्स, यहां पे लिखा है नंबर 1 रिफॉर्म्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, आत्मनिर्भर भारत, वैक्सीन। तो ये कह रहे हैं कि ये सारे जो चीजें हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इनको माना जाना चाहिए। तो ये सारा कुछ है ना। फिस्कल पॉलिसी, रिसेशन, ये थोड़ा सा खुद पढ़ोगे। आज हमारा शायद एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बाकी सारा कुछ काम का इतना है नहीं। डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है ये मैं बता देता हूं। डेट हमारे जीडीपी का कितना परसेंट है, ये मतलब है यहां पे, राइट? जिन कंट्रीज के केस में उल्टा हो जाता है, जीडीपी ज्यादा, डेट ज्यादा हो जाता है, तो उसमें डेट को ऊपर रखा जाता है। लेकिन यहां पे हमारा जीडीपी ज्यादा है, अगर तो हम जीडीपी को नीचे रखें तो ज्यादा फायदा है। हमारा जीडीपी 100 है, डेट 69 है, ठीक है? डेट ऊपर आएगा, जैसा यहां पे लिखा है ना। जिन कंट्रीज के केस में नेगेटिव हो जाता है, जैसे ग्रीस, जीडीपी कम है, डेट ज्यादा है, तो डेट यहां पे आ जाएगा एक वजह से। क्लियर है? तो ये सारा कुछ चलेंगे एक बार। अब ये यहां पे बीच में एनआईपी को घुसा दे रहे हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को, उसी चैप्टर में। तो ये सारा कुछ थोड़ा हम स्टडी करेंगे। डन? लाइक वेनेजुएला, यस, ठीक है। फिर उस केस में क्या होगा? इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? इन्फ्लेशन विल इंक्रीज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। जब लोग अपनी कंट्री की करेंसी में विश्वास खो देते हैं तो क्या होगा? कंट्री में करेंसी नोट्स कैसे मिलेंगे? जैसे पैम्फलेट्स पड़े हुए मिलते हैं। और अगर पैम्फलेट्स पड़े हुए मिलेंगे तो क्या होगा? मतलब करेंसी में वैल्यू नहीं होगी। तो हम ये बोलेंगे कि एक मेडिसिन दे दो और इस मेडिसिन के बदले 2000 रुपए ले लो। दुकानदार बोलेगा नहीं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्या पता कब गिर जाए। तुम बोलोगे अच्छा 3000 ले लो। समझ में आया? यानी कि इन्फ्लेशन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग व्हेन द पीपल स्टार्ट लूजिंग फेथ इन द करेंसी, ऑफिशियल करेंसी ऑफ द कंट्री। Harun will talk about these things. Is Indian economy really going towards Atmanirbhar or not? We'll talk about this in the coming days, in the subsequent chapters. Okay? So ये चैप्टर 2 था। इसका थीम सिर्फ ये है, 2-3 जो हमने कीवर्ड्स को समझा, उनके अराउंड जो चीजें हैं उनको समझा, कॉन्टेक्स्ट जो बिल्ड किया, तंदूर इकोनॉमी मॉडल, वो सारी चीजें यहां पे हैं। क्लियर? सो दिस वाज ऑल फॉर नाउ, फॉर टुडे। सी यू अगेन टुमारो फॉर द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू गाइस। गुड नाइट। एनी डाउट्स?
Okay guys, thank you. Bye bye.